हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणबेरियां। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणबेरियां। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनकी होंगी संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं। क्लास 10 वालों के लिए इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की जो चैप्टर 1 है विकास, उसका भाग 2, जिसमें हम लोग आज मानव विकास सूचकांक के बारे में जानेंगे। यहाँ यह भी जानेंगे कि मानव विकास सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, जीडीपी क्या है, ये सारी बातें, राष्ट्रीय आय, ये सभी बातें को आज यहाँ लाया गया है मेरे द्वारा। उम्मीद है कि ये सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव की दूसरी भाग है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 अभी आपके समक्ष उपस्थित है। तो चलिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या बोलता है इसको देखते हैं। क्लास 10 अर्थशास्त्र भाग 2, पार्ट का नाम है विकास। एमसीक्यू है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपको मजा आएगा। उम्मीद है पूरी। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में की खोपड़ी में छेद करने के लिए, परीक्षा में तबाही लाने के लिए पर्याप्त होगी यह वीडियो। पहला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विश्व बैंक इनकम के आधार पर करती है, लेकिन यहाँ मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर किसी देशों को कंपेरिजन करता है? तो स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीन ही है इसके। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इसी आधार पर किसी भी देश की तुलना करता है मानव विकास रिपोर्ट। तब कहता है कि कोई देश विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है या गरीब है, तब वह इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? एक क्वेश्चन आने से पहले वापस HDI पर आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास का पहला प्रश्न है कि ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करने वाला है UNDP। ध्यान रखिएगा, UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अर्थात UNDP का फुल फॉर्म, UN मतलब संयुक्त राष्ट्र हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एक और प्रश्न कि HDI या UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया? तो फर्स्ट टाइम 1990 में जारी किया था पहली बार। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? एक पायदान खिसका है पिछले की तुलना में, अभी 132वां स्थान है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक करंट में बताया, पुराना बुक के अनुसार, कुछ बुक में देख लीजिएगा आप, ये 2023 के अनुसार। हाँ, अभी वर्तमान समय में 132 है, पुराना बुक में हो सकता है 131 होगा, उसको देख लीजिएगा। स्वास्थ्य, ये तो हो गया देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार। तो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उसका औसत आय को देखिए, जिस देश की इनकम अधिक है उस वहां के लोग अमीर है, विकसित देश में काउंटिंग किया जाएगा। लेकिन जिस देश की इनकम कम है वो गरीब देश में काउंटिंग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी डॉलर हो, उसमें उसे समृद्ध देश में गिना जाता है। मतलब वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, खाली स्थान में भरना है, डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वे समृद्ध देश कहलाते हैं। कोई भी देश समृद्ध देश कब कहलाएगा? जब उसकी प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित डॉलर होती है। कितनी डॉलर होनी चाहिए प्रति वर्ष? तो प्रति वर्ष एक व्यक्ति कम से कम 12,056 डॉलर कमाए, 12,056 डॉलर कमाएगा तो वह देश समृद्ध देश या विकसित देश कहलाएगा। इससे अधिक गया तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना आना चाहिए, 12,056। अब ये कौन बताया भाई? ये तो कोई बोला होगा।
आय की बात हो रही है तो मैंने पहले बताया, जब भी आय की बात होगी, इनकम की बात होगी, तो विश्व बैंक याद रखिएगा। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट थी 2017 वाली, ध्यान रखिएगा। विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आया था 2017 में, उसमें कहा गया कि जिस देश का इनकम $12,056 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है, वह समृद्ध देश कहलाएगा। अब समृद्ध हो गया तो थोड़ा गरीब भी देख ले। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, या खालिस्तान डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वे निम्न आय वाले देश होंगे। मतलब वह कौन सा देश है जिसकी आय, या गरीब देश कह सकते हैं, वह कौन सा देश है जिसको गरीब देश कहते हैं इनकम के आधार पर। तो जिसका इनकम 956 रुपया नहीं, डॉलर, $956, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $956 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वे निम्न आय वाले देश कहलाते हैं, निम्न आय वाले देश। 2017 यह भी वही है, वर्ल्ड बैंक, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार, दोनों है 3 और 4, 2017 के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,820 प्रति वर्ष थी। 2017 में विश्व बैंक ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,820 प्रति वर्ष थी, अतः उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या वह निम्न आय श्रेणी में होगा, क्या वह समृद्ध देश में होगा? तो समृद्ध में नहीं हो सकता, $12,056 चाहिए। निम्न आय वाला नहीं हो सकता क्योंकि 956 से अधिक है, 1,820 है, तो समृद्ध देश नहीं। मध्य आय वाला देश ये हो सकता है, निम्न आय वाला देश नहीं हो सकता, विकसित नहीं। तो इसका आंसर होगा मध्य आय वाला देश, मध्य आय वाला देश ही इसका आंसर है। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, यहाँ ऑप्शन में पूछ रहा है जीडीपी का फुल फॉर्म, पूरा विस्तृत नाम, तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं जीडीपी का। भाई आपसे पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष के अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा जीडीपी का डिफिनेशन। हरियाणा, केरल, पंजाब और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो इसमें तो आंसर होगा भाई बिहार। बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार क्या होता है? तो मैंने ऊपर ही बताया मानव विकास सूचकांक, और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, अर्थात प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है, लोगों की शिक्षा स्तर, ये भी सही है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, ये भी सही है। मतलब कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस देश की स्थिति में मजबूत होगा वही समृद्ध देश कहलाएगा, ये यूएनडीपी या एसडीआई के अनुसार। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? कौन सा पड़ोसी देश है जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। यहाँ पे मानव विकास की स्थिति भारत से बहुत अच्छी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर की बात करें तो लगभग भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है, लेकिन इसमें से किसका है? तो इसमें से सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा लोग मिलेगा आपको केरल में, 90% से ऊपर है, लगभग 95 के आसपास है। मान के चलिए 90% से ऊपर लोग जो है वहां पे साक्षर है। और निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर पंजाब, बिहार, केरल और उड़ीसा का कम है? इनमें से कौन किसका कम है? तो जनरल सी बात है, बिहार का साक्षरता दर कम है, 60 प्लस है, 65 66 के आसपास में, 66।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? मतलब वह राज्य जहाँ पे सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ की आय ठीक ठाक, वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक, वहाँ पे और शिक्षा की स्थिति ठीक ठाक। तो इसमें से सबसे बढ़िया जो है वह केरल राज्य है। शिक्षा भी अच्छा है, स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक है और प्रति व्यक्ति आय भी ठीक ठाक ही है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब वह बच्चे जो पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं 1000 जीवित बच्चों में से, तो क्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं, क्या मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं या औसत दर कहते हैं? इसको शिशु की बात हो रही है तो उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? अब यहाँ पे साक्षर किसे कहते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। वैसे व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक हो, जो किसी एक भाषा में बोल सकता हो, लिख सकता हो, जो बोल सकता हो, जो लिख सकता हो, समझ सकता हो, वही साक्षर कहलाएगा। तो यहाँ है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है मानव विकास, साक्षरता दर, निरक्षरता, ये सभी। तो भाई इसका तो सीधा सीधी जवाब है साक्षरता दर, क्योंकि साक्षर की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं। स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात, स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ध्यान से सुनेंगे फिर से। स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के लिए किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 14 से 15, क्योंकि स्कूली पीरियड 15 के बाद लगभग समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? क्या निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा, क्या अनुपस्थिति अनुपात कहलाएगा, क्या साक्षरता दर कहलाएगा, क्या सकल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा? इसका सही जवाब होगा, उसे कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। खाली स्थान कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इन चारों में ऑप्शन में से वह कौन है जो कम कीमत पर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता है और उनके पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है? वह कौन है भाई? क्या जीडीपी है, क्या पीडीएस है, क्या एसडीआई है, या इनमें सभी? तो इसका सही जवाब है पीडीएस। अब आपको मैंने तो जीडीपी का फुल फॉर्म बता दिया, एचडीआई का फुल फॉर्म बता दिया, लेकिन अब आपका कमेंट करके आपको बाद में बताइएगा कि पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएस मतलब क्या होता है। ठीक है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आने वाली पीढ़ी को कौन मदद कर सकता है, कौन उसकी स्थिति को सुधार सकता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें सही जवाब है धारणीय विकास। धारणीय विकास ही है जो आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी की कल्याण की बात करता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत, भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सब तो ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए आ गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? नेशनल इनकम किसे कहते हैं? तो देश की सीमाओं के भीतर, किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय, जो विदेशों से आता है उसको भी जोड़ दिया जाता है। जोड़ने से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम में क्या होता है? देश के अंदर तो आएगा, देश के अंदर उत्पादन तो होगा, लेकिन विदेशों से आने वाला आय को भी जोड़ा जाता है, विदेशों से प्राप्त आय को भी
हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय या नेशनल इनकम कहलाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, उपभोग का अर्थ क्या है या उपभोग किससे कहेंगे? आय का वह भाग जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है, आय का वह भाग जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। और जीडीपी तो मैंने आपको पहले बता दिया। लगभग इकोनॉमिक्स का पार्ट जो चैप्टर 1 था विकास, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बना दिया। फिर भी मैं आपको कहूंगा एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद बुक जरूर रीडिंग कर लेना, बुक जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, उससे क्या होगा, सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर लगे आपको कि थोड़ी और आवश्यकता है कुछ चीजों का तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।